Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the variation in blood pressure कि पर्टिकुलरली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो वेरीज करता है, मीन्स चेंज होता रहता है। आपकी पैथोलॉजी कंडीशन में तो होगा ही, क्योंकि भाई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, या तो हार्ट में डिफेक्ट हो गया था, या ब्लड वेसल में, या फिर और भी किसी चीज़ में। इसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी वेरीज करता है। मीन्स आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब हम सोते हैं एकदम तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर आधे घंटे एक्सरसाइज की तो दिन भर आपका ब्लड प्रेशर हाई है ना। आप एक्सरसाइज के बाद देखना कि 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, अगर बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज है तो 10 मिनट में, अगर थोड़ी बहुत होती है कि आपने 4 पुशअप्स मारी तो 2 मिनट में ही नॉर्मल आ जाएगा। सेम एज जब आप सोते हो, चाहे दिन में हो या रात में या फिर रेस्टिंग कंडीशन में, तो आप देखना ब्लड प्रेशर एकदम स्लो होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर दिन भर, पर्टिकुलरली जैसे ही आप सो के उठते हो, आपने थोड़ा सा ना, तभी कभी भी देखना आप सो के उठते हो ना एकदम से तो बहुत वीक वीक लगता है, क्योंकि सिस्टम रेस्टिंग कंडीशन पे आपका ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट रेट कम है, क्योंकि बॉडी को कम काम करना है, इसीलिए वो लो है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आप उठते हो, अब आपकी फंक्शनिंग इंक्रीज हो गई, लेकिन सिस्टम अभी लो रहता है ना। एकदम से इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा, उसे 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, फिर आपको नॉर्मल लगने लगता है, थकावट दूर, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर आपको ना एकदम रिलैक्स लगता है। तो आज हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में कौन कौन से वो सिस्टम है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। मीन्स जब इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है तो इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करने की ज़रूरत है तो डिक्रीज कर रहे हैं। मेनली 4 तरीके के यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म देखने मिलेंगे। सबसे पहला है नर्वस मैकेनिज्म, या फिर इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म या फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मीन्स जो थोड़े टाइम के लिए आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। और ये चीज़ हमने हार्ट रेट में भी देखी थी, और मेनली यही है जो एक्सरसाइज वाला हम केस देख रहे हैं ना, कि आपने थोड़ा सा दौड़ा फिर नॉर्मल हो गया, सो रहे हो उसके बाद उठ गए, ये पूरा शॉर्ट टर्म का काम है कि थोड़ी देर में ही इसने क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है दैट इज रीनल मैकेनिज्म। रीनल वर्ड निकला किडनी से, इसे भी हम अलग से कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नर्वस मैकेनिज्म को कवर करेंगे, इसके बाद के लेक्चर में इनको कवर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रीनल मैकेनिज्म। रीनल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किडनी से, पूरा रीनल मतलब किडनी, तो ये किडनी के थ्रू रेगुलेट होगा। पर्टिकुलरली कैसे होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन इस मैकेनिज्म में टाइम लगता है कि महीना भर लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, ब्लड है ना, पैथोलॉजिकल कंडीशन में रिलेटेड रहता है ज़्यादा। तो ये रहता है लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसी से टाइम लगता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म रहेगा दैट इज हार्मोनल मैकेनिज्म। ये पूरा हार्मोन के थ्रू है ना, जैसे अपन ने देखा भी था वेरिएशंस में, बहुत सारे हार्मोन्स थे। आपके थायराइड हार्मोन थे, जैसे हमने थायरोक्सिन बोला था, इसके साथ साथ एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये सारे हार्मोन भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में ना बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे भी अलग से कवर करेंगे इन दोनों लेक्चर को, है ना, जो नेक्स्ट के रहेंगे। इसके साथ साथ एक और होता है लोकल मैकेनिज्म, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तीनों हैं। नर्वस मैकेनिज्म शॉर्ट टर्म, जैसे हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद रीनल मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म नेक्स्ट लेक्चर, है ना, या इसके बाद जो भी लेक्चर रहेगा। देन हमारा रहेगा हार्मोनल मैकेनिज्म। तो पर्टिकुलरली हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को देखते हैं, या फिर नर्वस मैकेनिज्म को। तो ये पर्टिकुलरली जो नर्वस मैकेनिज्म है, इट इज, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म है, जल्दी ब्लड को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को भी करता है। सो इट इज रैपिड एमिंग ऑल दी मैकेनिज्म। पर्टिकुलरली इतने सारे जो मैकेनिज्म है, इनमें सबसे तेज आपका नर्वस मैकेनिज्म ही रहेगा। इसके साथ साथ ब्रिंग प्रेशर बैक टू नॉर्मल विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ही मिनट में, एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज में तो ब्लड प्रेशर हाई था, उसके बाद कुछ ही मिनट में नॉर्मल आ जाता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो। दौड़ के देख लेना, ज़्यादा हो तो यहीं पर प्रैक्टिस कर लो, 2-4 पुशअप्स लगा लो। इसके साथ साथ आगे देखें, सो इट रेगुलेट्स आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, स्पेशली हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, थ्रू वैसोमोटर सिस्टम। जैसा कि हमने हार्ट रेट में देखा था कि आपका वैसोमोटर सेंटर या सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब वैसोमोटर सिस्टम खुद मेनली 3 चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमारा रहेगा, पहली चीज को समझ लो, वैसो जो निकला पर्टिकुलरली वो है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल ना वैसो, और मोटर पर्टिकुलरली रेगुलेट करना, मूवमेंट को रेगुलेट करना। अब जो हमारा वैसोमोटर सिस्टम है, ये खुद मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास वैसोमोटर सेंटर, इसके बाद हम देखें तो वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर एंड वैसो डायलेटर फाइबर।
अब पर्टिकुलरली जो हमारा वैसोमोटर सेंटर है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में हार्ट रेट वाली वीडियो में देखा था, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें हमने इसके पूरे प्रॉपर नोट्स लिखे थे। वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया क्या है, डायलेटर एरिया क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर आया तो समझना जरूरी है, इसीलिए हम एक टाइप से क्विक रिवीजन, जिसने वो वीडियो देखा उसके लिए बहुत अच्छा भाई रिवीजन हो जाएगा, और आपने नहीं देखा तो भी देखिए, ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये खुद 3 चीज से मिलकर बनेगा वैसोमोटर सेंटर। पहली चीज जो है पर्टिकुलरली वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, 3 एरिया रहते हैं इसमें। वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, एरिया तो आप लोग समझते हो कोई भी एक एरिया है, और वैसो निकला ब्लड वेसल से। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट करना, है ना। कंस्ट्रिक्ट कैसे, जैसे ये रही हमारी ब्लड वेसल, हम बार बार पढ़ चुके हैं। अगर इसका डायमीटर कम हो जाए इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन, ये हो गया कंस्ट्रिक्शन। तो ऐसा एरिया जो पर्टिकुलरली ब्लड वेसल का वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, उस एरिया को हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया। और अगर मैं इसकी सिचुएशन बताऊं तो चाहे आपका वैसो कंस्ट्रिक्टर हो, डायलेटर हो, दोनों ही मेडुला ऑब्लंगाटा में सिचुएटेड होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया की बात करें तो ये लैटरल पोर्शन फॉर्म करता है। जो आपका वैसो डायलेटर एरिया रहेगा ये मीडियल पोर्शन फॉर्म करता है वैसोमोटर सेंटर का। और जो आपका सेंसरी एरिया है ये पोस्टीरियर पोर्शन फॉर्म करेगा। क्या क्या मैंने बताया, वैसो कंस्ट्रिक्टर लैटरल पोर्शन, वैसो डायलेटर मीडियल पोर्शन, और सेंसरी पोस्टीरियर पोर्शन, इस तरीके से। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया क्या करेगा, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। और वेसल जैसे ही कंस्ट्रिक्ट होंगी, इस तरीके से ये रही हमारी ब्लड वेसल, मान लो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आपकी वेसल कंस्ट्रिक्ट है मीन्स डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। और डायमीटर जितना कम ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा। ये पर्टिकुलरली हमने वेरिएशन में डिस्कस किया था ना कि भाई आप फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर में, कि पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर कम, लेकिन डायमीटर कम तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो वैसो कंस्ट्रिक्टेंट, डायमीटर कम हो रहा ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा था। ये पर्टिकुलरली हमने हार्ट रेट वाली वीडियो में देखा था। दैट इज द रीजन, इसे हम बोलते हैं कार्डियो एसिलरेटर एरिया। मीन्स ऐसा एरिया है जो कार्डियो मीन्स आपके हार्ट को एसिलरेट करेगा, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, चाहे वो हार्ट रेट हो या फिर ब्लड प्रेशर। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एरिया दैट इज वैसोडाइलेटर एरिया। फिर से वर्ड को तोड़ दो, वैसो राइट फ्रॉम ब्लड वेसल, डायलेटर मीन्स डायलिटेशन कॉज करना, जो कि ब्लड वेसल का डायलिटेशन कॉज करेगा। और डायलिटेशन करना मतलब ये फिर से इसको क्या कर देगा, इस तरीके से ये मान लो इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया। डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर जितना ज़्यादा ब्लड वेसल का, ब्लड प्रेशर उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और ये हार्ट रेट को भी कम कर रहा था, तो इसे हम बोलते हैं कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। आपके पर्टिकुलरली हार्ट रेट को भी कम करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी। इसके बाद देखो, अब ये तो एरिया है, इनको इम्पल्स भेजना है, पर्टिकुलरली ये हायर सेंटर है एक हिसाब से, है ना। जैसे एक हमारे पास होता है ना पंखा, रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर होता है कि आप उससे ज़्यादा कर दोगे तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अब हमें पता कैसे चला, कोई चीज़ हमें पता भी तो चलनी चाहिए भाई। जैसे हमें होता है ना क्या गर्मी लग रही है तो इस चीज़ को इंक्रीज करो, सेंसरी एक सेंसेशन भी होना चाहिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंसरी एरिया, जो कि सेंसेस लेगा। जैसे पर्टिकुलरली हम सो रहे हैं तो इसे पता चल गया कि नहीं हार्ट रेट डिक्रीज है, अब कोई उठा है तो इंक्रीज करना है। सेम एस एक्सरसाइज वाला टाइम, क्या अब एक्सरसाइज करने लगा तो इसे पता चल गया कि नहीं यार यहाँ पर अब ब्लड प्रेशर कम हो रहा, हमें इंक्रीज करना है। तो यही जो सेंसरी एरिया है इस सेंसेशन को कैरी करता है और इन दोनों को रेगुलेट करेगा कि भाई कभी जब बढ़ाना है तो बढ़वा भी देगा हार्ट रेट को। जब ऐसी कंडीशन है कि हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर को कम करना है तो ये इनके थ्रू इसको कम भी करवा देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वैसोमोटर सिस्टम, दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर। अब जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलरली ये जो कंपोनेंट्स थे, आपका वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया हो या फिर वैसो डायलेटर एरिया हो, ये है एक हिसाब से रेगुलेटर, एक पंखा का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो रेगुलेट आपने किया तो पंखा मद्दी हो रहा, तेज हो रहा, लेकिन ये हो कैसे रहा, तो पूरे एक वायर का कनेक्शन है ना भाई। जैसे बटन होता, आपने बटन जलाई, वहां पर लाइट जल गई, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ है नहीं इन दोनों के बीच में, एक वायर का कनेक्शन है। सेम एज इन दोनों के बीच में वायर का कनेक्शन होना जरूरी है, पर्टिकुलरली इस एरिया के बीच और हार्ट के बीच।
तो यहाँ पर यही फाइबर होते हैं, एक रहेंगे वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर जो कि वैसो मोटार एरिया को हार्ट से कनेक्ट करेंगे, और वैसो डायलेटर फाइबर जो कि वैसो डायलेटर एरिया को हार्ट से कनेक्ट करेंगे, तब तो इम्पल्स से जाएंगी। तो जो वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर हैं, सिंपल सी बात है, किसको कैरी करेंगे, इसी वाली इम्पल्सेस को जो आपका वैसो मोटर एरिया प्रोड्यूस करेगा, मीन्स एसेलरेटरी इम्पल्सेस। मीन्स इनका भी काम होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करवाना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना। सो दे बिलोंग टू सिंपैथेटिक ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं ऑटोनॉमिक में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मैंने बताया था पसरना, जिसमें इंसान सोता है, मतलब सारी एक्टिविटी डिक्रीज एक्सेप्ट डाइजेशन। तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इंक्रीज एक्सेप्ट डाइजेशन। यहाँ पर आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें देखने मिलती है वैसो मोटार टोन। ये जो सारी चीज़ें ना, यहाँ इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हार्ट रेट में, लेकिन यहाँ पर भी समझते हैं वैसो मोटार टोन क्या होती है। ये रहा हमारा वैसो मोटार एरिया मेड्यूला में, ये रहा हमारा हार्ट। अब क्योंकि मैंने बताया कि मान लो किसी भी कंडीशन में आपकी हार्ट रेट डिक्रीज थी, आप सो रहे थे, है ना, अब जैसे ही आप उठे, क्योंकि सोते टाइम तो कम न्यूट्रिशन था तो भाई डिक्रीज थी, क्योंकि अब आप उठे हो तो हमारी बॉडी को पता चला भाई इंक्रीज करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सर्कुलेशन। तो ये क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा एक्साइटेटरी, कि भाई ताकि इसको इंक्रीज करें। अब जो वो इम्पल्स हैं इस तरीके से, ये रहा आपका वैसोमोटार एरिया, ये बीच में रहेंगे फाइबर, वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर, इनके थ्रू इम्पल्स जा रही हैं हार्ट तक। और कौन सी है, एक्साइटेटरी इम्पल्स। इसी को हम बोलते हैं वैसोमोटार टोन, यानी कि एक स्ट्रीम है कॉन्टिन्यूस इम्पल्सिस की फ्रॉम वैसोमोटार एरिया टू हार्ट। इसी को हमने बोला था वैसोमोटार टोन, क्योंकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, दैट इज द रीजन कार्डियो एक्साइटेटरी टोन। इसके बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है दैट इज वैसोडाइलेटर फाइबर। ये किस किस को कनेक्ट करेंगे, वैसोडाइलेटर एरिया को आपके हार्ट से। और मेनली ये जो है ना पैरासिम्पैथेटिक से बिलोंग करता है। कुछ फाइबर हैं जो सिंपैथेटिक से भी बिलोंग करते हैं, बट मेनली पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक में यहाँ पर हमें देखने मिलती है बेगल टोन। बेगल टोन क्या होगी, फिर से वही कि ये रहा आपका वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो यहाँ पर था ये कौन सा, वैसो डायलेटर एरिया। इस तरीके से हमारे पास कौन सा एरिया प्रेजेंट हो गया, हमारे पास वैसो डायलेटर एरिया। अब वैसो डायलेटर एरिया कब, कि मान लो आपने क्या की, एक्सरसाइज की बहुत तेज, क्या हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज थी उस टाइम, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज के बाद आप रिलैक्स हो गए, अब भाई बॉडी को उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, धीरे धीरे एक्टिविटी कम हुई है, तो ये जो एरिया है ये इनहिबिटरी इंपल्सेस करेगा कि भाई अब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में लेके आओ। तो यहाँ से इंपल्स जनरेट हुई इस वैसोडाइलेटर फाइबर के थ्रू, वो जाएंगी हार्ट तक, और यही जो इम्पल्सिस है ना, कॉन्टिन्यूसली जो स्टीम है ना इम्पल्सिस की फ्रॉम वैसोडाइलेटर एरिया टू हार्ट, इसे हम बोलते हैं बेगल टोन। और पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक ये जा रही हैं और क्या कर रही हैं, आपकी हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करा रही हैं। दैट इज द रीजन कि हम इसे बोल देते हैं कार्डियो इनहिबिटरी टोन। मी से आपके ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कराएगी, साथ ही साथ हम देखें तो आपके हार्ट रेट को भी डिक्रीज कराएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि पर्टिकुलरली जब हमने हार्ट रेट कवर किया था, उसमें अगर हम देखें, जब हमने रेगुलेशन देखा था तो मेजर रोल था वैसोडाइलेटर एरिया का। बेगल टोन भी मैंने बता भी था कि फैक्टर अफेक्टिंग बेगल टोन। लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है वैसोमोटार टोन का, मीन्स इस वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर का, या फिर आप बोल सकते हो वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया का। तो ये था हमारा पूरा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वैसोमोटार सेंटर इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कि किस तरीके से आपका वैसोमोटार सेंटर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा या फिर रेगुलेट करेगा। और ये चीज़ हमने हार्ट रेट में भी देखी थी कि वैसो पर्टिकुलरली जो आपका वैसोमोटार सेंटर है, या तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है या फिर वैसो डायलिटेशन कॉज करेगा, और उसके थ्रू पर्टिकुलरली आपके ब्लड प्रेशर को या फिर हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। और इसमें भी इसका जो खुद एक्शन रहेगा ना वैसोमोटार सेंटर, ये खुद किस किस से रेगुलेट होता है, आपके बैरो रिसेप्टर से, कीमो रिसेप्टर से, साथ ही साथ आपके हायर सेंटर है ना, पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म की या फिर बैरो रिसेप्टर की। तो बैरो रिसेप्टर क्या, जैसे कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, बैरो मतलब प्रेशर और रिसेप्टर मतलब क्या, जो किसी चीज़ को रिसीव करे। तो ऐसे रिसेप्टर जो प्रेशर को रिसीव करेंगे, मीन्स दीज आर दी रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फिर चेंजेस इन प्रेशर,
कि जब भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस होंगे, स्पेसिफिकली जब इंक्रीज होगा, तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं या फिर स्टिमुलेट होते हैं। तो अगर इसके बाद और भी हम चीज़ देखें तो हमने इनकी सिचुएशन भी देखी थी कि पर्टिकुलरली ऐसे भी कुछ बैरो रिसेप्टर हैं जो आपकी आयोटिक वॉल में सिचुएटेड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आयोटिक बैरो रिसेप्टर। कुछ ऐसे बैरो रिसेप्टर रहेंगे जो कैरोटिड साइनस में सिचुएटेड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैरोटिड बैरो रिसेप्टर। इसके साथ साथ अगर इनकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो आयोटिक जैसे इसका नाम ही है, तो इसे जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज आयोटिक नर्व, जो कि किसकी ब्रांच होती है, 10th क्रेनियल नर्व की। और पर्टिकुलरली कैरोटिड को जो सप्लाई करेंगे, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर को, दैट इज हैरिंग्स नर्व्स, जो कि किसकी ब्रांच होती है, आपकी 9th क्रेनियल नर्व की। इसके बाद अगर हम इनकी रोल की बात करें कि कैसे रेगुलेट करेंगे, तो दो कंडीशन में रेगुलेट करते हैं। एक कब, जब ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि रिसेप्टर ही है ना, बैरो रिसेप्टर क्या, जो आपके प्रेशर में पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर के चेंज में रिस्पॉन्स दे। तो चेंजेस क्या हो सकते हैं, एक चेंजेस ये है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो तब भी अपना रोल प्ले करते हैं, मेनली यही करते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल से, तब भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब पर्टिकुलरली हम देखते हैं रोल ऑफ अ बैरो रिसेप्टर व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तब ये कैसे नॉर्मल पर ब्लड प्रेशर को लेकर आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ही किसी पर्सन में यहाँ पर हम देखें कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे या फिर स्टिमुलेट हो जाएंगे। मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर। अब बैरो रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होंगे, ये भी सेंसरी इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो सेंसरी इंपल्स कहाँ जाएंगी, आपके हायर सेंटर में, है ना, या फिर आप बोल सकते हो मेडुला ऑब्लंगाटा में, सिर्फ सेंटर अगर आप बोलना चाहो। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर हुआ, इनने इंपल्स को प्रोड्यूस किया। अब वो इंपल्स कहाँ जाएंगी, आपके मेडुला ऑब्लंगाटा तक। ठीक है, ये किसका पार्ट होता है, पर्टिकुलरली मेडुला ऑब्लंगाटा तक। किसके थ्रू जाते हैं, इन्हीं नर्व के थ्रू, आपकी 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू। और पर्टिकुलरली मेडुला ऑब्लंगाटा में इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये उन इम्पल्सेस को रिसीव करेगा, और इसने इम्पल्स को रिसीव किया कि नहीं भैया हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा। अगर प्रेशर इतना ज़्यादा ही रहा तो हार्ट डैमेज हो सकता है, और भी स्ट्रक्चर में डैमेजेस आ सकती है ना, पूरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये क्या करेगा, ऐसी इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा कि यार हम इसको कंट्रोल कर सकें, है ना, कि नॉर्मल में लेके आ सकें, इसको डिक्रीज कर सकें। तो पहली चीज़ जो ये न्यूक्लियस करता है दैट इज इनहिबिट वैसोमोटर एरिया, या फिर आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया। वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट कर दिया, वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया का काम क्या था, वैसोमोटर टोन। तो अब क्योंकि ये खुद इनहिबिट है, वैसोमोटर टोन भी डिक्रीज हो जाएगी या फिर इनहिबिट हो जाएगी। और वैसोमोटर टोन आपकी अगर इनहिबिट हुई है, डिक्रीज हुई है, सिंपल सी बात है, आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो गई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। अब चाहे आपका कार्डियक आउटपुट हो या फिर हार्ट रेट हो, हमने दोनों फैक्टर डिस्कस किए थे कि ये दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी जो इंक्रीज था ना वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा कि नॉर्मल रेंज पर आ जाए। इसके साथ यहीं पर एक साथ ना एक और एक्शन ये परफॉर्म करता है। जब इसने क्या किया था, पर्टिकुलरली वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट किया था, उसी सेम टाइम पर आपके वैसोडाइलेटर एरिया को स्टिमुलेट कर देता है या फिर एक्साइट कर देगा। और वैसोडाइलेटर एरिया का फंक्शन वैसोडाइलेटर टोन, या फिर पर्टिकुलरली हम इसे बोलते हैं बेगल टोन, है ना, जो कि कार्डियो अगर हम इसको देखें ना तो इनहिबिटरी टोन होती है, मीन्स चीज़ों को डिक्रीज करे। क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन बेगल टोन, ये क्या कॉज करती है, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल। और कहीं ना कहीं जैसे ही ब्लड वेसल का डायलिटेशन हुआ, मीन्स डायमीटर इंक्रीज हुआ, और हमने डायमीटर को देखा था कि पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल का डायमीटर है या फिर इलास्टिसिटी है, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। तो अगर यहाँ पर डायमीटर बढ़ रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कितना कि जो हाई था वो पर्टिकुलरली किस रेंज पर आ जाएगा, नॉर्मल पे। तो ये पर्टिकुलरली कब की कंडीशन है, जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, तब इनका क्या हुआ, स्टिमुलेशन बैरो रिसेप्टर का। अब सेकेंड जो रोल रहता है दैट इज व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज।
अगर किसी कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, अब मैं अलग से नोट्स नहीं लिखूंगा, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो मान लो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हम डिक्रीज लेके चलते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, अब बैरोरिसेप्टर को पता चल जाएगा, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर इनएक्टिवेट। जैसे ये यहाँ पर इनएक्टिवेट होंगे तो यहाँ से जो पूरी इम्पल्स थी ना एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। अब पर्टिकुलरली जो ये एरिया था ना आपका न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस साल्टोरियस, जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज था तब ये क्या कर रहा था, इस वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट कर रहा था। लेकिन अब उल्टा होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा तो और बैरोरिसेप्टर खुद इनहिबिट हो गए हैं, ना ही इम्पल्स जा रही है ना ही कुछ, ऑपोजिट प्रोसेस यहाँ से पर्टिकुलरली इंक्रीज होने लगेगा। इनहिबिट नहीं होगा मतलब सिंपल सी बात है, इंक्रीज होगा वैसोमोटर टोन में, इंक्रीज हो जाएगी आपकी वैसोमोटर टोन, और वैसोमोटर टोन अगर इंक्रीज होने लगेगी धीरे धीरे या फिर नॉर्मल भी रहेगी तो पर्टिकुलर ये जो डिक्रीज हो रहा था कार्डियक आउटपुट में, हार्ट रेट में, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और ब्लड प्रेशर भी अब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज था तो अब ये राइज होने लगेगा, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर भी जस्ट ऑपोजिट, जो ये पर्टिकुलरली वैसोडाइलेटर एरिया को स्टिमुलेट कर रहा था अब इसको इनहिबिट करने लगेगा, मतलब स्टिमुलेट नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं डिक्रीज ही हो रहा, तो आपकी जो बेगल टोन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर बेगल टोन डिक्रीज है तो डायलिटेशन नहीं हो पाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन में जाएंगी, और कंस्ट्रिक्शन कम मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डायमीटर कम तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, मीन्स पर्टिकुलरली डिक्रीज जो था वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो ये था हमारा रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर दोनों कंडीशन में, इंक्रीज ब्लड प्रेशर में एज वेल एज डिक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन में। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कीमोरिसेप्टर्स कि पर्टिकुलरली आपके कीमोरिसेप्टर्स किस तरीके से वैसोमोटर सेंटर को रेगुलेट करेंगे, और इंटर्न जो आपका वैसोमोटर सेंटर है वो आपके ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कीमोरिसेप्टर को समझते हैं। जैसे कि बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कीमो एंड रिसेप्टर मीन्स ऐसे रिसेप्टर जो किसको रिस्पॉन्स देंगे, केमिकल चेंजेस को, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को। सो दीज आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, कंस्टिट्यूएंट बोल लो या फिर आप इसे बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन, मीन्स ब्लड का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होंगे तब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं या उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर सिचुएशन की बात करें तो बैरोरिसेप्टर जैसे ही है। हाँ, एक स्पेशल चीज़ पर्टिकुलरली ये जो कीमोरिसेप्टर की हम सिचुएशन देख रहे हैं ये है पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो आपके ब्रेन में सिचुएटेड होती है, लेकिन उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, उनका रहता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। जैसे जब हम रेस्पिरेटरी यूनिट कवर करेंगे ना कार्डियोवैस्कुलर के बाद, बहुत अच्छे से उनका रोल देखेंगे सेंट्रल का। अभी पेरीफेरल की बात करें तो टू टाइप्स की, एक पर्टिकुलरली सिचुएशन के हिसाब से कुछ कीमोरिसेप्टर कैरोटिड बॉडी में सिचुएटेड रहेंगे, जिसे हम बोल देते हैं कैरोटिड कीमोरिसेप्टर। कुछ आयोटिक बॉडी में सिचुएटेड होते हैं जिसे हम बोल देते हैं आयोटिक कीमोरिसेप्टर। इसके बाद अगर हम इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो फिर से वही जो आयोटिक हैं उनको सप्लाई करेगी आयोटिक नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ 10th क्रेनियल नर्व जिसे हम वैगस नर्व भी बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें किसकी बात करें, कैरोटिड कीमोरिसेप्टर की जो कैरोटिड बॉडी में सिचुएटेड है, उन्हें सप्लाई करती हेरिंग्स नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ 9th क्रेनियल नर्व जिसे आप ग्लासोफेरेंजियल नर्व भी बोल सकते हो। इसके बाद अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म, किस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, केमिकल चेंजेस होने चाहिए, तो केमिकल चेंजेस भी पर्टिकुलरली होते हैं हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जब भी ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो, है ना, साथ ही साथ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का, तब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भैया कि ये होगा कब, अब ये कब होगा, जब भी पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो पर्टिकुलरली अब क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा इन कीमो रिसेप्टर तक, है ना। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो ऑल्सो डिक्रीज टू कीमो रिसेप्टर, क्योंकि ब्लड फ्लो ही डिक्रीज हुआ है, ब्लड ही क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन और भी न्यूट्रिएटेड सब्सटेंस, और ऑक्सीजन को कहाँ से कैरी करता है, लंग से पूरे पार्ट तक मीन्स कीमो रिसेप्टर तक भी ले जाएगा, ताकि वो पर्टिकुलरली एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, फंक्शनिंग में रहे।
और वही अब क्या बनाएंगे हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको भी ब्लड ही कैरी करता है, कहाँ तक, फिर से लंग्स तक लेके जाएगा ताकि हम एक्सपीरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर कर सकें। वेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि ब्लड फ्लो ही डिक्रीज है तो एक तो कीमो रिसेप्टर ऑक्सीजन अच्छे से जा ही नहीं रही कीमो रिसेप्टर तक, मींस हाइपोक्सिया डेवलप हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन उनके पास पहले से थी भाई उनने वर्क किया होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बना, मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से फ्लो नहीं हो पा रही लंग्स तक, तो एक तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, मींस हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया जिसे हम बोलते हैं हाइपर कैपनिया। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। ये फैक्टर क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। अब क्या होगा, कीमो रिसेप्टर इंपल्स जनरेट करेगा कि नहीं भैया अगर ऐसा रहा तो हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जा नहीं रही है, मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इम्पल्स ये जनरेट करेगा और वो इम्पल्स किसके थ्रू, वही आपकी 9th और 10th पेलियन नर्व के थ्रू जाती है आपके मेडुला ऑब्लंगाटा तक। और भी हमने देखा था ना न्यूक्लियस ट्रैक्टस ऑफ साल्टोरियस, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, ये इम्पल्स किसको भेजेगा, वैसोमोटर सेंटर को, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया था उसको स्टिमुलेट करेगा। वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया जैसे ही स्टिमुलेट हुआ, इसका क्या काम रहता है, वैसो कंस्ट्रिक्ट, ये मान लो वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, इसका एक ही काम है कि ये एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजता है आपके हार्ट तक। कैसी इम्पल्स, एक्साइटेटरी, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करें, मीन्स चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या फिर हार्ट रेट। तो यहाँ पर जैसे ही इंक्रीज हुआ यहाँ से गई वैसोमोटर टोन, यही वैसोमोटर टोन है, इस चीज को हम बोलते हैं वैसोमोटर टोन। जो इम्पल्सेस है ना वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया से हार्ट तक जा रही हैं और एक्साइटेटरी इम्पल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है वैसोमोटर टोन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्साइटेटरी टोन, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि ये एरिया स्टिमुलेट है ये चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन वैसोमोटर टोन। और जैसे ही इम्पल्स आएंगी यहाँ पर हमें देखने मिलेगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज फिर से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कीमो रिसेप्टर में जो हाइपोक्सिया थी वो दूर हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही थी वो भी ब्लड के थ्रू कहाँ आपके लंग्स में जाएगी और वहाँ से बाहर, मीन्स ताकि आपको कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये थे हमारे बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे हायर सेंटर का, जैसे कि हमने हार्ट रेट में देखा था। हायर सेंटर क्या क्या हो जाएंगे, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमने देखा भी था, स्पेशली यहाँ पर होता है एरिया नंबर 13, और एरिया नंबर 13 किसके साथ कंसर्न रहता है, इमोशनल कंडीशन के साथ। तो जब भी आप इमोशनल होगे, अब इमोशनल मतलब ये बस नहीं कि सिर्फ आप रो रहे हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, ये बस नहीं कि बस रोना गाना, खुशी वाली कंडीशन भी कि कोई आया ना जिंदगी में तब गा रहे हो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो ये खुशी वाली कंडीशन है, ये भी इमोशन है। और ये क्या है कि बाद में हो गया ब्रेकअप तो फिर बस गाना गा रहे हो, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, लब चुप ही रहे तो अच्छा, दोनों कंडीशन चाहे खुशी हो या दुख, दोनों में ये इमोशनल कंडीशन ही है। तब पर्टिकुलरली आपका ये जो एरिया नंबर 13 है स्टिमुलेट होता है। मेनली दुख वाले को ले लो, जब भी कोई नहीं रोता एकदम पागल हो रहा, ऐसा वैसा स्वेटिंग हो रही, इस टाइम पर एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी में डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि पर्सन वैसे ही परेशान होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आपके वैसोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उसमें भी पार्टिकुलरली वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया स्टिमुलेट हुआ उसने एक्साइटेटरी इम्पल्सेस भेजी, जिसे हम बोलते हैं वैसोमोटर टोन। क्योंकि ये चीज़ इंक्रीज हुई है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ताकि वही ब्लड फ्लो सही से मिले और पर्सन को थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिले, है ना, नहीं तो और एकदम। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों में वर्क करता है। इसमें कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी करवाते हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं, फिर न्यूक्लाई ऐसे होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जब जैसी ज़रूरत, ज़्यादा करवाना है तो ज़्यादा करवा देगा, कम करवाना है तो कम करवा देगा। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो रीनल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।